नमस्कार उमेश जी। जय सिया राम। जय सिया राम मंजू जी। उमेश जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर जो है पाकिस्तान का आने वाला है। मोसाद की रेंज में शायद पाकिस्तान के सारे नेता आ गए हैं। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ईरान के एक प्रमुख जनरल और वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन और उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक यूज किया तो पाकिस्तान, जो क्लेम करता है कि उसका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है, वो यूज करेगा इसराइल के ऊपर। अब इस बयान से एक तरह से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। आप ये सोचिए, जैसे ईरान ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की घंटियां बजने लग गई है। इमीडिएटली उन्होंने बोला है कि हम तो ईरान को मिसाइल्स भी नहीं दे रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आपने एक चीज देखा है कि कल ईरान ने सारे मुस्लिम देशों को याद किया था। वो बोल रहे थे कि हमको एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए। अब ईरान क्या है, सब जगह से अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जाके सबसे संधि करके आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे जिस आदमी को, आसिफ मुनीर को स्टेट गेस्ट के जरिए जैसे पब्लिसाइज किया था कि आर्मी डे पे बुलाया गया है, अचानक आपने देखा है कि व्हाइट हाउस ने बोल दिया हमने उसको नहीं बुलाया। तो एक तरह से पाकिस्तान जो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि वो मुस्लिम देशों का ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है वो एक इस्लामिक बॉम्ब है, वो एक तरह से धरा का धरा रह गया, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं, क्योंकि ये बॉम्ब सब सारे थे अमेरिकन बॉम्ब जो पाकिस्तान में स्टोर करके रखे थे, और पाकिस्तान सब जगह अपनी धौसपट्टी जमा रहा था। अब ईरान भी टेस्ट करना चाहता था ये चीज कि पाकिस्तान सच में उसके साथ खड़ा है या सिर्फ एक लिप सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है ईरान और पाकिस्तान के बीच में भले ही वो दोनों इस्लामिक उम्मा से आते हैं, पर दोनों के बीच में बॉर्डर टेंशन है। और आपको ये भी मालूम है कि अब एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन स्पाइस घूम रहे हैं, और एक तरह से ईरान के अंदर जो भी इंटेलिजेंस वो गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा से, वो इसराइल को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो इसराइल के हेल्प कर रहा है, और सडनली ये स्टेटमेंट आया तो अमेरिका नाराज हो गया, आसिफ मुनीर को बोल दिया कि आप हमारे आर्मी परेड में नहीं आ सकते, और उसको कहीं ना कहीं जाके बैठा दिया है। उमेश जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अलग अलग तरह की बड़बोली सी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट ईरान को दी ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है, क्योंकि नेतन्याहू ने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने न्यूक वेपन्स में ईरान की मदद की है, तो ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगेगा। तो इसीलिए शायद पाकिस्तान के नेता डर गए हैं। उनको भी लग रहा है कि उनका हाल भी वो 20 कमांडरों जैसा ना हो, जिनको कि कितने प्रिसाइज तरीके से मारा गया है। वो जो वैज्ञानिक 8-10 मरे हैं, उनको भी कैसे टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान बैक ट्रैक कर रहा है अपने स्टेटमेंट से। अरे, इतना डर बैठ गया है कि अभी ईरानियन ऑफिशियल सीधा रशिया भाग रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसको भी निपटाने की बात हो गई थी, वो तो ट्रम्प बीच में आ गए, नहीं तो मोसाद उसको भी निपटा देता। और आपने देखा है कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया ही है, और आज ईरान के पास 60% एनरिचमेंट आ गया है, 400 किलो यूरेनियम उनके पास है। वो तो बोल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रॉ यूरेनियम जो है हम ऐसे ही डाल के मिसाइल में डाल के छोड़ देंगे। तो एक तरह से इसराइल को ये डर लग गया कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब उन्होंने हुती या हिजबुल्लाह को दे दिया तो ये तो इसराइल के ऊपर छोड़ देंगे। ईरान बोलेगा हम तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट फोर्स है, जैसे पाकिस्तान यूज करता है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को, ईरान यूज करता है हिजबुल्लाह और हुती को। तो इस हिसाब से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ईरान ने ये चाल खेली है, ताकि उनके बीच में इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कोवर्ट अलायंस है वो एक्सपोज हो जाए।
और एक तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, इसमें आपने देखा है। उमेश जी, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, लेकिन आप मोसाद को देखो कितनी मुस्तैदी से कैसे काम कर रही है, कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के हर घर में मोसाद का एक एजेंट मौजूद है। वहां पर 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री मिली है, जिसको कि इजराइल चला रहा था तेहरान के अंदर, और उसमें काम करने वाले लोग भी ईरानी थे। उनको पता ही नहीं चला कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। यही तो मजे की बात है कि जब इजराइल कुछ काम करता है, मोसाद जब काम करता है, तो बहुत सोच समझ के काम करता है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर उसने इस्माइल हनाया को उड़ाया था, हमास के लीडर को, और वहां पे कैसे 400 पेजर को एक साथ एक्सप्लोड करवाया था। तो इसकी भी प्लानिंग वो 3-3, 4-4 साल से करते हैं। अब मोसाद के बारे में एक और एक चीज है कि उनकी जो प्लानिंग होती है वेरी लॉन्ग टर्म होती है, मतलब वो 2-3 साल से एडवांस में प्लानिंग करना चालू कर देते हैं। और अभी भी मालूम नहीं है कि कितने और मोसाद के एजेंट्स अब ईरान के अंदर काम कर रहे हैं। ईरान की सरकार एक तरह से लोगों को बता रही है कि उन्होंने इतने मोसाद के एजेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। एक तरह से वहां पे डर की माहौल बनाने की कोशिश कर रही है खमेनी सरकार, पर वो हर जगह से विफल होते जा रहे हैं। देखिए, बताया जाता है 400 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के 20 पीपल हैव डाइड। आप सोचिए, इतना बड़ा उनके डिफरेंसेस है। और इजराइल की जो एरिया है बहुत छोटा है, ईरान का तो बहुत बड़ा है। उसमें भी आपने कैसे देखा है कि कैसे इजराइल ने उनकी जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है टोटली सफाया कर दिया। अभी तो नाम भी नहीं लिख सकते कि कौन मार रहा है, मतलब एक आदमी को आज अपॉइंट करो, कल उसका इंतकाल भी हो जाता है, ऐसी हालत हो गई है। तो इजराइल तो चुन चुन के मार रहा है सबको। और आप ये देखेंगे खमेनी को छोड़ के बाकी पूरी उनकी जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है, जो आगे रिप्लेस कर सकती है खमेनी को, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। आपने देखा कि कैसे इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। आईआरजीसी का जनरल था कासिम सुलेमानी, उसको उड़ा दिया था। मोहसिन फखरुजादा जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उसको उड़ा दिया इजराइल ने। तो एक तरह से अब ऐसी हालत हो गई है, ईरान बोल रहा है कि ओमान से भीख मांग रहा है, सऊदी अरेबिया से भीख मांग रहा है, कतर से भीख मांग रहा है कि बोलो हम रेडी है टॉक्स करने के लिए अमेरिका को और इजराइल से। और आज आपने देखा होगा अंजू जी कि कैसे टेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी को भी टारगेट किया गया। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के जो रिफ्यूलिंग टैंक जो विमान है, वो अमेरिका से यूरोप पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अमेरिका माइट ज्वाइन द वॉर। और कल आपने ध्यान होगा कि कल पुतिन और ट्रम्प के बीच में 1 घंटा फोन कॉल हुआ था, जिसमें पुतिन ने बोल दिया कि इज ऑफरिंग टू मीडिएट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। हम आप नहीं तो उन्होंने खमेनी को वार्न कर दिया है देयर विल बी अ रिजीम चेंज इन ईरान। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपके पास एक्सेस यूरेनियम है तो आप हमको दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। अब ईरान को भी समझ में आ गया है कि अभी अगर कोई उसको लाज बचानी है तो चुपचाप एक पीसफुल मीडिएशन कर लो और एक तरह से कतर को बुला के काम खत्म करवा दो। तो अब वो काम अभी वो रेडी हो रहा है। अभी भी आप देखिए कि लड़ाई बंद नहीं हुई है। अभी भी सुनने में आया है कि इजराइल ने तो बोल ही दिया कि वी हैव अ एरियल सुपीरियरिटी ओवर ईरान। मतलब हम जब चाहे अपनी विल से ईरान को हम बॉम्ब कर सकते हैं, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया। वहां पे जो स्टेट कैपिटल टीवी की बिल्डिंग थी, उसको एक तरह से उड़ा दिया, और लाइव टीवी शो के बीच में बॉम्बिंग हुई है। और उधर जो प्रेजेंटेशन है वो बोल रही है कि हमारे ऊपर बॉम्बिंग हुआ है। आप सोचिए एक तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या किया। कल उन्होंने उनकी सीवरेज और वाटर लाइन को उड़ा दिया था, जिसके कारण पूरे ईरान में पानी बहने लग गया। पूरे तेहरान में आपने देखा होगा स्ट्रीट्स भर गई थी। तो एक तरह से चरमरा गई है व्यवस्था, लोग तेहरान छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसी हालत है, लॉन्ग लाइन्स है जो आप देखेंगे। और फिर सवाल तो ये भी आ रहा है कि मुनीर ने पिछले दिनों जिन जिन लोगों से मुलाकात की, ईरान के नेताओं से या आर्मी कमांडर से, उन सबका नंबर लग गया। और फिर एक घड़ी का जिक्र भी बार बार आ रहा है कि वो घड़ी जिन जिन को दी गई उनका नंबर लग गया। उस घड़ी में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने मुनीर को इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ। वो तो एक पुराना इंटरव्यू है, सडनली बाहर आ गया है और लोगों के बीच में डर बैठ गया है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, उसने सबको ठगा। तो अब एक तरह से बोल दिया हमारा काम ईरान में तो हो गया, अब इनको भी निपटा देते हैं। तो पाकिस्तान के लोग डर चुके हैं, और पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की सिविलियन
और मिलिट्री लीडरशिप वो डर चुकी है, क्योंकि मोसाद का जो वर्किंग स्टाइल है सबको मालूम है। अगर मोसाद ईरान में काम कर सकता है तो पाकिस्तान में तो कर ही लेगा, क्योंकि वहां की जनरल इनहेरेंटली करप्ट है, वो तो देश को ऐसे भी बेचने के लिए तैयार है। और आपको मालूम है पाकिस्तान में जितने भी जनरल्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो यूएस जाते हैं। अब उनको क्या खरीदना है, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं इसराइल को, वो तो देके इसराइल खरीद ही लेगा। इसराइल विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। उसको तो मालूम है कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ बिलियन डॉलर अगर हमको खर्चा करना पड़े, हम खर्चा करने को तैयार है। और वो पाकिस्तान की लीडरशिप ही करप्ट है, तो पाकिस्तान को तो और भी निपटाना तो बहुत ईजी है मेरे हिसाब से तो। पर एक चीज और है कि खमेनी को चलो मान लेते हैं कि उसको अभी टारगेट नहीं कर रहा है इजराइल। हालांकि हर कोई यही सवाल पूछा था कि जब इतने सारे कमांडर को टारगेट कर लिया गया, जब इतने सारे साइंटिस्ट मार गिराए मोसाद ने, तो फिर खमेनी कैसे बचा हुआ है। लेकिन अब जो उसका बहुत करीबी है वो तो रशिया से बातें कर रहा है, क्योंकि सुना है कि खमेनी जो है अभी बंकर में छिपा है, लेकिन बहुत जल्द वो रशिया भागने की फिराक में है। क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए अभी तो सुनने में आ रहा है कि इरानियन ऑफिशियल्स भाग रहे हैं, मतलब जिनको भी लग रहा है कि उनका नंबर नेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि अब नया नया लीडरशिप तो है नहीं। अब बताया जाता है कि अगर कोई मारा गया उसका उसको बना दे तो अगले दिन उसका भी इंतकाल हो जाएगा, तो वो सोचता है इससे अच्छा मैं भाग ही जाऊं, और रशिया भाग रहे हैं। आप सोच लीजिए, ये खमेनी खुद बंकर में बैठा हो, अब उसको भी एक तरह से डर हो रहा होगा। एक तरह से पूरे ईरान में डर का माहौल हो चुका है, भले ही वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हो, इसराइल उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। इसराइल के पास सारे उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, भले ही थार्ड हो या आयरन डोम हो या डेविड स्लिंग हो या एरो हो। और ऊपर से आप सोच लीजिए सऊदी और जॉर्डन और कतर की फोर्सेस भी इंटरसेप्ट कर रही है, और अमेरिकन एंड ब्रिटिश शिप्स जो उधर है, जो उनके जहाज से भी इंटरसेप्शन हो रहा है। तो इसराइल तो प्रोटेक्टेड है, ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप देखिए, ईरान को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ईरान अकेला अलग थलग पड़ चुका है। ईरान इतनी तरह से बात कर रहा है कि हमें एक तरह से इस्लामिक देश में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो लीडरशिप रोल वो खत्म हो चुकी है, ईरान की हेकड़ी निकाल दी है। आप देखिए कि आज चाइनीज शिप भी आया, चाइनीज का एक प्लेन भी उड़ के आया था ईरान में, और वहां पे भी उसने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे। तो चाइना भी एक तरह से खुल के बात नहीं कर पा रहा है और वो भी चुप बैठा है। देखिए कंडेमनेशन सब दे रहे हैं, बट अब चाइना भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उसको, रशिया भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। यूएस ने बता दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पीस की बात कर रहे हैं और एक तरह से जले पे नमक छिड़क रहे हैं। जैसे आपने बोला था रोने वाला भी तो कोई चाहिए, तो एक तरह से बोल दिया कि भैया इसको रखो, ये रोएगा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसको मार दिया तो ये शहादत क्लेम करेगा और इसके नाम से और 100 पैदा हो जाएंगे, तो इसको रखो, बाकी सबको मारो। पर उमेश जी, ईरान ने तो पंगा ले लिया ना, क्योंकि ईरान ने तो इजराइल में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर भी हमला किया। और फिर इस मुद्दे पर क्या डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठेंगे? क्या बदला नहीं लेंगे? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं ना तो उसका उल्टा ही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं पीस चाहता हूँ, पर उस दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो अपने रिफ्यूलिंग टैंक्स उधर भेजते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं। वो बोलेंगे पीस करो और अचानक एक दिन कल सुबह वो आप देखेंगे अमेरिकन प्लेन से अटैक कर रहे हैं, और एक तरह से ईरान के अंदर रेजिम चेंज की वो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो वहां पे जो शाह के बेटे हैं जो अमेरिका में हैं उसको वापस इंस्टॉल करेंगे उधर, और ईरान एक तरह से वापस अमेरिका के जो बोलते हैं कंप्लायंट लीडरशिप आ जाएगा। 1979 से पहले जो डेमोक्रेसी थी प्री, वो रेजिम वापस आ जाएगी। और ईरानियन पॉपुलेशन भी एक तरह से खमेनी से खफा है। आपको मालूम है लास्ट ईयर जिस हिसाब से हिजाब के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, कितने महीनों तक चला था, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि डिससेटिस्फेक्शन है ईरान में, और लोग चाहते हैं कि ये रेजिम हट जाए। और इस तरह से डर के आपने ये बता रहा हूँ कि अब ईरान ने एक तरह से व्हाइट फ्लैग रेस कर दिया है और बोल दिया है कि हम एक तरह से सीज फायर के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें एक हॉनरेबल ग्रेस एग्जिट दे दीजिए, आप ग्रेसफुल हॉनरेबल एग्जिट दे दीजिए। बोलिए, देखिए ऐसी भीख मांग रहा है। नहीं, भीख तो वो मांग रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये वॉर हुआ था, न्यूक वेपन्स को लेकर, ये यूरेनियम जो उसके पास है या बाकी एलिमेंट्स कंपोनेंट्स जो उसके पास है, क्या वो भी सरेंडर कर देगा उसको पूरी तरह से?
उसको करना ही पड़ेगा ना। देखिए अब रशिया ने तो बोल ही दिया, तुमको समझ में नहीं आ रहा तो सारा यूरेनियम मैं लेने को तैयार हूँ। वो ईरान भी चाहता है कि वो चाहता है कि वो यूरेनियम अमेरिका के पास ना जाए। तो रशिया ने बोल दिया ठीक है तुम मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। ये यूरेनियम भी रशिया ने बेचा होगा उनको, क्या मालूम। तो एक तरह से वापस वो ले भी लेगा और एक तरह से अब उधर एक तरह से इंटरनेशनल जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो आईएई के जो साइंटिस्ट है वो उधर खड़े रहेंगे, वो देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक तरह से ग्रेसफुली सरेंडर हो जाएगा और एक तरह से सैंक्शंस हट जाएंगे और मेरे हिसाब से जो डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वॉर चलता रहा और ईरान के पास अभी एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। अगर वो बंद कर देता है फिर तो अमेरिका घूमेगा और अंदर अपनी फोर्सेस भेज के खमेनी को एक तरह से मरवा ही देगा। फिर बाद में उधर की मुल्ला रेजिम को रहने नहीं देगा उसको रहने नहीं देगा अमेरिका। वो आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ईरान को एवरी पॉसिबल वे में खमेनी को उसका अंत नजर आ रहा है। लेकिन अगर अमेरिका इस वॉर में कूदता है, अभी तक तो पीछे से है कि हम साथ हैं इसके, और साथ ही साथ ट्रंप ये भी कह रहा है कि लास्ट चांस है ईरान के पास अभी भी समझौता करने के लिए। ये बात अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। तो आपको लगता है कि अगर मान लीजिए अमेरिका इस वॉर में कूद जाता है तो फिर तो चाइना और रशिया या जो ईरान के चाहने वाले वो भी तो कूदेंगे, तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो ये खुद ही चले जाएंगे। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि अमेरिका अपने आप को थोड़ा पीछे रखे। देखिए मेरा एक मानना एक चीज है कि ट्रंप ने आज तक पुतिन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है पर्सनली। रशिया के अगेंस्ट अभी तक सैंक्शन नहीं लगाए। भले ही वो बोलता है कि मैं पुतिन से नाराज हूं, और पर आप चीज एक नहीं नोट करिए कि ट्रंप एक तरह से क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानने वाला है। पुतिन भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानने वाला है। वैटिकन जो फेथ होता है ना, इन दोनों को बाइंड कर रही है। इसके लिए मेरा मानना है कि रशिया कूदेगा नहीं। बस रशिया एक चीज कर सकता है कि अमेरिका को जो कठोर, अगर वो कुछ बहुत ज्यादा कार्रवाई करना अगर चाहता है अमेरिका, उसको रुकवा सकता है। और सेकेंड, चाइना के साथ अभी उसकी ट्रेड डील हुई है और चाइना के साथ अमेरिका का जो एक्सपोर्ट्स है, ट्रेड है, वो एटलीस्ट 500 से 600 बिलियन डॉलर का है। और वो भी एक बहुत जरूरी है चाइना के लिए, नहीं तो उसकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे चाइना को देखना पड़ेगा कि उसको ईरान की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही कूदने वाले नहीं है और ईरान की बलि चढ़ा देंगे, ताकि उन दोनों के भी इंटरेस्ट वही है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि अल्टीमेटली खमेनी जो है उसको जाना जरूरी भी है। 1979 से आप सोचिए 45-46 साल से वो रेजिम चला रहा है। कितने दिनों तक रह सकता है? कहीं ना कहीं उसकी भी पकड़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पूरा होता जा रहा है। कितने दिन जिएगा, वो भी एक बात है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि इसका काम हो चुका है, इसकी यूटिलिटी वैल्यू खत्म हो चुकी है। एक तरह से उसको डंप करने में फायदा है। तो आपस में ये एक तरह से ईरान का जो रिसोर्सेस है वो बोल देंगे कि आपको कितना चाहिए आप बता दीजिए। रशिया को बोल देगा कितना चाहिए, मुझे जितना चाहिए, हम तीनों मिल बांट के इससे बेनिफिट ले लेंगे। अभी इतना बम्बार्डिंग किया है तो इसका रिकंस्ट्रक्शन मैं कर लूंगा। ऑयल का चीज आप ले लेना, दूसरा चीज वो चाइना को बोलेगा आप कर लो। तो एक तरह से ट्रेड डील हो जाती है आगे से पीछे। इसके लिए दोनों कंट्रीज अभी तक जुड़े भी नहीं है। भले ही वो बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कंडमनेशन कर रहे हैं, बट आप देख रहे हैं तो सब लोग अमेरिका के साथ ही है। अमेरिका ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये गेम खेला है कि जिस हिसाब से पहले वो बोल रहे थे कि पीस टॉक्स करेंगे और सडनली अटैक कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है कि वो जो बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास मत करिए, वो जो बोलेगा उसका उल्टा ही करेगा। जैसे ये भी बात सामने आ रही है कि इजराइल ने अमेरिका को डिफाई करके उनका कहना नहीं माना और ईरान पर हमला किया। अब आपको लगता है कि खमनी, जिसके बारे में बार बार ये हो रहा है कि नहीं उसको खत्म करना ही चाहता है इजराइल, तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि ट्रंप की बात मान ली इसलिए टारगेट नहीं किया मोसाद ने उसको, लेकिन अब आपको लगता है कि ये युद्ध बिना खमनी की खात्मे के खत्म हो जाएगा, समझौता हो जाएगा? पॉसिबिलिटी लग रहे हैं, क्योंकि अगर सामने से अगर कोई ऑफर कर देता है पीस टॉक्स के लिए तो जनरली उसको मानना पड़ता है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इजराइल ने गाजा में 50,000 से ऊपर लोगों को मार दिया है। लोगों का गुस्सा वहां पे भी है। देखिए कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि उसको इंटरनेशनल आउटरीच उसके खिलाफ हो। आज आज फ्रांस के
फ्रांस के अंदर डिफेंस शो हुआ था, वहां पे फ्रांस ने इजराइल के जितने भी वेपन्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे, उनके सारे उस स्टॉल को बंद कर दिया था। आप ये सोचिए, नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे देश इजराइल के साथ अभी व्यापार करना नहीं चाहते, तो ये इंटरनेशनल बॉयकॉट इजराइल सह नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसको मानना पड़ेगा। अगर देखिए अगर देखिए अमेरिका चाहता है, रशिया चाहता है, चाइना चाहता है, तो इजराइल मानना पड़ेगा। इजराइल भले ही मोसाद इज अ वेरी डेडली फोर्स, बट आज भी इतना भी बड़ा नहीं है कि वो तीनों को ओवरलुक कर सके। ये सारी ऐसी मुद्दे हैं उमेश जी, जो आने वाले दिनों में पता चलेंगे। फिलहाल तो 5 दिन इस वॉर को हो गए हैं, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, और ट्रंप को भी बहुत खुजली मची हुई है कि उसको लगता है कि उसको कहीं ना कहीं मध्यस्थता का तमगा मिल जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच उसने सो कॉल्ड सीज फायर के लिए अपने को क्रेडिट देने की पूरी कोशिश की, तो हो सकता है इस बार वो कोशिश कर रहा हो कि अच्छे से उसको क्रेडिट मिल जाए, इसीलिए वो दोनों के बीच में बातचीत करवाने की भी बातें कर रहा है। इसीलिए ईरान को भी कह रहा है कि अभी भी आखिरी मौका है। तो इस मौके पर ईरान क्या करता है, इस पर सबकी नजर आएगी। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।